आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। दिल्ली के कुछ लड़कों को पास के ही गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर जश्न मनाना पड़ गया भारी। ये लड़के एलिवेटेड रोड पर आड़ी तिरछी बाइक लगाकर उस पर केक रखकर जन्मदिन का जश्न मनाने पहुंचे थे। वहां ये मस्ती कर रहे थे। इसी बीच पुलिस की निगाह इन पर पड़ गई और मौके से 7 लड़कों को पुलिस ने धर दबोचा। वो लोग जो है अपनी 3 मोटरसाइकिलों के साथ आड़ा तिरछा उनको खड़ा करके अन्य आने और जाने वाले लोगों के जीवन को संकट में डाल रहे थे और अपना केक काट रहे थे। और इसमें पते की बात यह है कि ये सारे 7 लड़के पांडव नगर और दिल्ली के हैं। कोई भी यहाँ गाजियाबाद का लोकल निवासी नहीं है जो सिर्फ इस काम के लिए यहाँ पे आए थे। मथुरा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 मशाल रैली कार्यक्रम के शुभारंभ पर डीएम पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश कुमार मशाल लेकर दौड़ लगाते नजर आए। इस दौरान दोनों स्टूडेंट्स को खेल कूद के महत्व के बारे में समझाते भी नजर आए। दोनों अधिकारियों ने इसके बाद स्टूडेंट्स को मशाल सौंप दी। इस रैली के जरिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को लेकर जागरूक करने की कोशिश की गई। यूपी के बिजनौर में पीली नदी के डैम पर अंतर्राज्यीय वाटर स्पोर्ट्स के शुभारंभ के मौके पर खिलाड़ियों ने अपने शानदार हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शामिल 9 राज्यों के खिलाड़ी पानी की लहरों पर अपने करतब दिखाए। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसका मकसद खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के साथ ही यहाँ के पर्यटन को विकसित करना है। आगे आने वाले समय में यानी अगले ही साल अभी इंटर स्टेट स्पोर्ट्स हो रहा है, आगे अगले वर्ष शायद हम नेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जाएं और उसके आगे जैसे जैसे हम यहाँ सुविधाएं विकसित करते जाएंगे हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवान बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है। गुरुद्वारा के आसपास अभी भी 10 से 15 फीट बर्फ दिखाई पड़ रही है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होनी है। इसी को लेकर सेना के जवान रास्ता बनाने में जुटे हैं। सूरत से सामाजिक और धार्मिक सौहार्द की एक तस्वीर सामने आई है। फुलवाड़ा भरी माता इलाके में एक ही मंडप के नीचे हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की शादी उनके ही विधि विधान से कराई गई। यहाँ सामूहिक रूप से करीब 27 जोड़ों की शादी हुई। जाकिर शाह और महेश भाई गोस्वामी मिलकर पिछले 5 साल से आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के लिए इसका आयोजन कराते आ रहे हैं और अब तक करीब 250 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर व्हाट्सएप पर आने वाली इंटरनेशनल फोन से जुड़ी है जो और कुछ नहीं बल्कि साइबर क्रिमिनल्स का नया हथियार है। विदेशी कोड के साथ ऐसे फोन कॉल्स इन दिनों लगातार आ रहे हैं। इनके जरिए लोगों को नौकरी और मोटी कमाई का झांसा दिया जा रहा है। लेकिन अगर एक बार आप इनके चक्कर में आ गए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सुबह से लेकर रात में सोने तक व्हाट्सएप के बगैर हमारा काम नहीं चलता। दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि दफ्तर के मैसेज व्हाट्सएप के जरिए मिलते हैं। जान पहचान के लोगों के व्हाट्सएप मैसेज या कॉल तो नॉर्मल बात है, लेकिन खटका तब लगता है जब किसी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल नंबर वाली ये कॉल बस कुछ लोगों के फोन पर आ रही हो सकता है कि ये कॉल आपके या आपके जान पहचान के किसी शख्स के फोन पर भी आई हो। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर ऐसे बेहिसाब फोन आ रहे हैं। लोग हैरान हैं क्योंकि इसका मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको बता दें कि व्हाट्सएप कॉल एक स्कैम है जिसमें फंसे तो मेहनत की कमाई हवा हो सकती है। ये फर्जीवाड़ा आपके साथ न हो इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए हो रहा ये स्कैम क्या है। व्हाट्सएप यूजर्स को इंटरनेशनल कोड वाले नंबर से फोन आते हैं। ज्यादातर कॉल इथोपिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या और वियतनाम से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक असल में ये कॉल विदेशों से नहीं बल्कि
देश से ही की जा रही है, क्योंकि खबर के मुताबिक कुछ एजेंसियां ये विदेशी नंबर लोगों को बेच रही हैं, जिसे हासिल करके साइबर क्रिमिनल लोगों को टारगेट कर रहे हैं और नौकरी का झांसा देकर उनको चूना लगाने की कोशिश है। व्हाट्सएप पर इंटरनेट के जरिए विदेशी नंबरों से फ्री में कॉल किया जा सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसे नंबर पर बात करने से क्या होगा। तो जान लीजिए कि आपको आसानी से मोटी कमाई या शानदार नौकरी का ऑफर दिया जाएगा। इसके लिए पहले एक टास्क पूरा करने को कहा जाएगा। टास्क पूरा करने पर कुछ इनाम भी मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्कैमर्स के जाल में फंसते चले जाएंगे और अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठेंगे। जरूरी नहीं फोन ही आए, बल्कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा जा सकता है। मुझे 1 महीने पहले आया था मैसेज, 2 जगह से आया था मैसेज। ये आया था कि आप इसे फॉरवर्ड करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो फर्स्ट आपको 150 मिलेगा। उसके बाद अब करेंगे तो फिर ये पेमेंट बढ़ता जाएगा। फिर उन्होंने बहुत बार फोर्स किया, रात को मैसेज कर रहे हैं, दिन को कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरे को बोल के टेलीग्राम पे ऐड करवा लिया। मुझे स्क्रीनशॉट भेजे लोगों के कि हमने देखो इतने सारे लोगों को हमने पैसे भेजे हैं। उन्होंने डिटेल मांगी मेरी कि उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल मांगी और कुछ और भी उन्होंने डिटेल मांगी जो पर्सनल डिटेल थी मेरी। इसलिए फिर मैंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं दूंगा आपको। व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज ऑनलाइन फर्जीवाड़े के नए हथियार हैं। ऐसे संदेश ज्यादातर लड़कियों के नाम पर आते हैं और मैसेज या कॉल करने वाला खुद को किसी कंपनी का मार्केटिंग अधिकारी या एचआर बताता है। बातचीत में घर बैठे रोजाना 5 मिनट काम करने के लिए 500 से लेकर 10,000 तक के भुगतान का झांसा दिया जाता है। और अक्सर ये काम होता है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाना या वीडियो लाइक करना। जैसे ही कोई पहला टास्क पूरा करता है, उसे व्हाट्सएप की बजाय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस ऐप पर मैसेज भेजने वालों को ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है और इसीलिए साइबर फ्रॉड में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। एक बार झांसे में आने के बाद स्कैमर्स पैसे डालने के नाम पर आपका बैंक डिटेल ले सकते हैं या फिर आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का झांसा देकर भी आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल नंबर से आने वाले व्हाट्सएप कॉल या नौकरी वाले मैसेज से सावधान रहें और अपने घर वालों और दोस्तों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाएं। इस रिपोर्ट को लाने का हमारा एक मकसद है और मकसद ये है कि आप इस तरह जागरूक रहें, अनजान नंबरों पर जवाब न दें। अगर कोई आपसे आपकी अकाउंट डिटेल्स मांगता है तो उसे साझा न करें। कोई रैंडम लिंक भेजता है, वेब लिंक भेजता है, उसे क्लिक न करें और पूरी तरह से सजग रहें। ये विशेष रिपोर्ट लेकर दिल्ली से गिरीश के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर खुला है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। नतीजे 13 मई को आएंगे। चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में तैयार इस सेंटर का उद्घाटन किया और इसे आम लोगों को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने इस हेरिटेज सेंटर में दिखाए गए भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास को भी देखा और इसकी तारीफ भी की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। इस कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जिस पर 641 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये पॉड टैक्सी यमुना प्राधिकरण के सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर से होकर गुजरेगा। इसका स्ट्रक्चर एलिवेटेड तरीके का होगा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आज से समर एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। इस बार 52 लाख पौधे लगाने की तैयारी की गई है। मोबाइल एयर लैब, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन भी प्रदूषण से लड़ाई में कारगर हथियार साबित होंगे। इस प्लान को कारगर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 185 एंटी स्मोक मशीन खरीदी है ताकि एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। नीतीश सरकार ने नियम कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को हाल ही में जेल से रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक में चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया। कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के लिए कई मायनों में खास है। इसलिए सरकार बनाने के लिए दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और दोनों ही पार्टियां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2 दिन के बाद यानी कि 10 मई को मतदान होगा और उसके बाद ही पार्टियों का दम पता चलेगा। बजरंग बली की रैलियों का शोर और रोड शो का सिलसिला थम गया। सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने अपना अपना जोर लगा लिया। अब कर्नाटक की जनता की बारी, जो 2 दिन बाद राज्य की 224 सीटों के लिए वोटिंग करके नई सरकार की रूपरेखा तय करेगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। आश्वस्त भी हूं और मैं उत्साह देख करके मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे अचंभित करने वाले होंगे। फुल मेजॉरिटी अपने भारतीय जनता पार्टी के दम पर हम लाने वाले हैं। My assessment says that we have a absolute majority. नंबर? My number is 141. दावे अपनी जगह है, सियासी सच्चाई अपनी जगह है। एक सच्चाई ये है कि 1985 के बाद से कर्नाटक में जनता ने किसी सत्ताधारी पार्टी को नहीं जिताया। वहीं हकीकत ये भी है कि 2018 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत से सिर्फ कुछ सीटें ही पीछे रह गई थी और बाद में कांग्रेस के बागी विधायकों के दम पर सरकार बनाई थी। यानी कर्नाटक में किंतु परंतु बहुत। दोनों पार्टियों की नजर वोटों की गोलबंदी पर है और जानकार मान रहे हैं कि इसमें धार्मिक चुनावी मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की, आंजनेय स्वामी की। हम तो बोलेंगे जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। कांग्रेस के लिए कर्नाटक इसलिए खास है क्योंकि वहां इसे सत्ता में आने की आस है। गृह राज्य में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो वहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण भारत में पार्टी की ताकत सिर्फ इसी राज्य में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी पार्टी के लिए कर्नाटक की जीत जरूरी है। हैरत की बात नहीं है कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में 7 दिन गुजारे, गृहमंत्री अमित शाह ने 8, तो मुख्यमंत्री योगी ने 3 दिन दिए। इसी तरह कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगाया। दोनों तरफ से न तो चुनावी प्रचार में कोई कमी रही और न चुनावी घमासान में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सोनिया गांधी के एक बयान का हवाला देकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। असल में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। इस देश के संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता और ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है, संविधान का स्पिरिट। जो मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं वो संविधान के स्पिरिट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, वो एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो एक कविता का अंश था ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बताओ कि ये लूट क्यों हुई। जो लूटता है डकैतों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारे नेतृत्व से शिकायत है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में जहां महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बड़े नजर आ रहे थे, प्रचार खत्म होते होते बजरंगबली और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए। और तो और फिल्म द केरला स्टोरी ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं
केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं, मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। कुल मिलाकर दांव सभी ने चले और सभी के अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन कर्नाटक का मिजाज क्या है, ये 13 मई को आने वाले नतीजों से जाहिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उछाल रहा। सेंसेक्स 709.96 अंक चढ़कर 61,764.25 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 195.40 अंक ऊपर 68,264.40 पर बंद हुआ। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। इस चौतरफा तेजी के चलते शेयर बाजार में निवेशकों की संपत्ति करीब 2.34 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। भारतीय सर्राफा बाजार में बीते सप्ताह की तुलना में सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने की कीमत 61,000 प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वहीं चांदी का भाव 76,000 रुपए प्रति किलो है। 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम की सोने की कीमत 61,108 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव 76,231 रुपए किलो है। डीजीसीए ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग रोकने को कहा है। डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट रूल के प्रावधानों के तहत गो फर्स्ट को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा संचालन को जारी रखने में विफल बताते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बैंक के इस फैसले से अब कस्टमर्स के लिए होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन महंगा हो जाएगा। बैंक ने अलग अलग टेन्योर के लिए लेंडिंग रेट में 5 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। एनसीएलटी ने स्पाइस जेट को नोटिस जारी किया है और बकाये के आरोप वाली एक याचिका पर जवाब देने को कहा है। लीज पर विमान देने वाली कंपनी एयर कैसल ने बीते 28 अप्रैल को एक याचिका दाखिल की थी और दावा किया था कि स्पाइस जेट पर उसका बकाया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 17 मई को मामले की सुनवाई करेगी। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। ये खबर राजस्थान से आई है, जहां लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, जिसका सीधा फायदा इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े मार्केट को होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में बड़े पैमाने पर लिथियम धातु का भंडार मिला है। जीएसआई के मुताबिक ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिले लिथियम भंडार से भी बड़ा है। बताया जा रहा है कि ये भंडार इतना विशाल है कि इससे भारत की 80% लिथियम डिमांड पूरी हो सकती है। राजस्थान से पहले जीएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमना क्षेत्र में लिथियम की खोज की थी, जिसकी भंडार क्षमता लगभग 59 लाख टन है। लिथियम का इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा लैपटॉप और मोबाइल फोन में भी लगाया जाता है। जाहिर है कि देश में लिथियम का बड़ा भंडार मिलने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि भारत का ईवी मार्केट अभी लिथियम की जरूरत के लिए मुख्य तौर पर चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भर है। 2020-21 में भारत ने 6,000 करोड़ की लिथियम को विदेशों से खरीदा था, जिसमें 3,500 करोड़ की लिथियम केवल चीन से आयात की गई। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2030 तक करीब 14 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दिखाई देंगे। ऐसे में देश में ही लिथियम के बड़े भंडार मिलना ईवी मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। फिलहाल राजस्थान के साथ ही लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर, मेघालय, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जारी है। और अब बात एक ऐसे मैराथन की जिसमें एक साथ 2 लाख से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, ये मैराथन एक ही समय पर 158 देशों में एक साथ शुरू हुई। दरअसल इस मैराथन का मकसद बहुत ही नीक था। इसके जरिए
रीढ़ की हड्डी पर रिसर्च करने के लिए पैसे जुटाए गए। सबसे दिलचस्प ये है कि इसकी हार जीत का फैसला फिनिश लाइन के जरिए नहीं, बल्कि बिल्कुल नए तरीके से हुआ। मैराथन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इतना विराट मैराथन आप पहली बार देख रहे हैं। इस मैराथन में एक ही समय में एक ही साथ 2 लाख से ज्यादा एथलीट्स ने दौड़ लगाई। रविवार सुबह लंदन में घड़ी का कांटा जैसे ही 11 पर पहुंचा, 158 अलग अलग देशों में 192 देशों के 2,06,728 एथलीट्स ने एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया। विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन नाम से आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ का मकसद इस स्पाइनल कोर्ड पर गहन शोध के लिए पैसा जुटाना था। जापान के जो फुकुदा पुरुषों की श्रेणी में विजेता बने, जिन्होंने टोक्यो की शिजुकू सिटी में 69.01 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मेरे लिए आज हालात काफी कठिन थे। जबरदस्त बारिश, तेज हवा, सब कुछ प्रतिकूल था, लेकिन मैं विपरीत परिस्थिति में भी इसे जीतना चाहता था। महिलाओं की श्रेणी में पोलैंड की कासिया स्कोडा विजेता बनी, जिन्होंने पोजनान शहर में 3 घंटे 29 मिनट और 22 सेकंड में कुल 55.07 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रॉफी को लेकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए अनमोल है। अभी मैं बस इतना कहूंगी कि ये अतुल्य है। दिलचस्प ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन में विजेताओं का फैसला किसी फिनिश लाइन से नहीं, बल्कि एक कैचर कार के जरिए हुआ है, जो दौड़ शुरू होने के ठीक आधे घंटे के बाद स्टार्ट हुई। काबिले गौर है कि 158 देशों में एक साथ आयोजित इस मैराथन को एक कंट्रोल रूम के जरिए मैनेज किया गया। इस दौड़ में शामिल एथलीट्स खासे उत्साहित दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मलिहाबाद में आम के पेड़ों को हाईटेक पहचान मिल रही है। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन कार्ड का झंझट खत्म। यात्रियों के लिए क्यूआर कोड आधारित पेपर टिकट की सुविधा शुरू की गई। यात्री अब टोकन के अलावा इस क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट का भी यूज कर सकेंगे। डीएमआरसी ने इस महीने के आखिर तक मोबाइल आधारित क्यूआर टिकट सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली मेट्रो ने क्यूआर कोड वाले टिकट को रीड करने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट्स को भी अपग्रेड कर दिया है। मलिहाबादी दशहरी आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की जियो टैगिंग हो रही है। इसके बाद आप मलिहाबादी दशहरी आम को कहीं भी मंगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आम कहाँ का है, किस बाग का है और उस बाग के मालिक का नाम क्या है। इसके लिए सिर्फ आम की पेटी पर बना क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और पूरा ब्यौरा आ जाएगा। और न्यूज पथ पर आप सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जान लेते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका मोबाइल फोन है तो काम की चीज, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कई नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक मोबाइल फोन पर ज्यादा बात करने से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। ये बात यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिपोर्ट में सामने आई है, जो कि यूरोपियन हार्ट जर्नल डिजिटल हेल्थ में पब्लिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सप्ताह में 30 मिनट या फिर उससे अधिक समय तक मोबाइल फोन पर बात करने से हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम 12% तक बढ़ सकता है। दावा किया गया है कि लोग मोबाइल पर बात करने में जितने मिनट बिताते हैं, उसके दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल मोबाइल फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का लो लेवल रिलीज करता है, जो कि ब्लड प्रेशर के जोखिम को बढ़ा सकता है। स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल के समय और हाइपरटेंशन के बीच संबंधों की भी पड़ताल की। एनालिसिस से पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर की संभावना उन लोगों में 33% अधिक थी जिनकी हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री रही और उन्होंने सप्ताह में कम से कम 30 मिनट मोबाइल पर बात करने में बिताए। वहीं जिन लोगों ने सप्ताह में 30 मिनट से कम समय मोबाइल फोन कॉल पर बिताए और हाइपरटेंशन की कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम नजर आया। सोशल अड्डा में हमने मोबाइल फोन पर ज्यादा बात करने से जुड़े इस जोखिम पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है? हाँ जी। आप कितना, एक हफ्ते में कितने घंटे यूज कर लेते हैं? हाँ, इसका कोई टाइम वो नहीं है, मगर जो है मैं कम दिन में आधे घंटे यूज करता हूँ दिन में। तो आधा घंटा यूज करें तो आपको अगर पता चले कि आधा घंटा अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। मैम इस चीज के बारे में नहीं मालूम था। तो आपको लगता है कि स्मार्टफोन को कम से कम यूज करना चाहिए? बिल्कुल जी, कम करना चाहिए। बच्चे आपके घर में कितने घंटे आपको लगता है स्मार्टफोन यूज कर लेते होंगे? बच्चे तो मेरा एक बेटा है, वो तो पूरा दिन फोन में ही लगा रहता है। बाकी बेटी है, वो फोन नहीं छूती, ज्यादा उसे फोन से मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई से मतलब रहता है अपना। तो कम से कम स्मार्टफोन यूज करना चाहिए। बिल्कुल, मानते हैं आप? हाँ जी। सर, आपके पास स्मार्टफोन है? हाँ है। कितना, आप दिन में कितना घंटा स्मार्टफोन यूज करते हैं? 1 आवर यूज करता हूँ। ज्यादातर तो बिजनेस में टाइम देते हैं, फोन में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर इससे हानिकारक है फोन हमेशा यूज करने के लिए। तो कोई भी क्या है, फोन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जो काम है उतना ही करना चाहिए। ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा गेम वगैरह नहीं खेलना चाहिए। बच्चों के लिए भी अच्छी चीज नहीं है ये। आजकल बच्चे पर उसमें ही हो गए, खाना खाने से भी फोन ही ले रहे हैं, हर चीज काम करने से बच्चे फोन के बगैर तो काम ही नहीं कर रहे हर जगह। पर ये चीज क्या है, बीमारी इससे बहुत हानिकारक है। आंखों का है, चश्मा लग जा रहा है बच्चों को कम उम्र से, और अन्य दिक्कतें और ये बच्चों को पेट में दर्द, खाना खाने के बाद जो आते साइड इफेक्ट्स हो रहे, इंजरीज हो रहे पूरी चीजों को। ये सब चीजें गलत है, ये फोन इस्तेमाल करना ज्यादातर गलत। अगर ये स्टडी है तो डेफिनेटली ये सच ही रहेगा, बट देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, क्योंकि बिजनेस जो है आजकल का बिजनेस उसी छोर पे चल रहा है, उसी तो और जा रहा है। तो आई थिंक वी हैव टू फाइंड आउट रेमेडीज कि इसको, अगर अब इससे तो हल नहीं है इसका, हमें यूज करना है स्मार्टफोन। तो अगर हाइपरटेंशन से बचना है अगर हमें, तो क्या करना पड़ेगा, दैट रेमेडीज वी हैव टू फाइंड आउट। आप कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा यूज कर लेते हैं। आपके घर में बच्चे भी हैं, वो कितना चलाता है? वो आधा घंटा पकड़ लीजिए आप, फॉर यूट्यूब एंड ऑल, कार्टून एंड ऑल। तो अगर छोटे बच्चों को हाई बीपी की बीमारी होने लगे फोन के, रियली बैड, वो बहुत ही बैड है, दिस इज वेरी बैड। वैसे फोन ज्यादा चलाना नहीं चाहिए, बट मैं खुद टीचिंग के काम में हूँ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी होती है, तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लेती हूँ। उसकी वजह से कई बार मैं सर में दर्द रहता है और कुछ चिड़चिड़ापन होता है। और ये मेरी डॉटर है, इसको भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा फोन, इसका भी अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, इसने 10th के सारा अपना ऑनलाइन ही किया था, तो उसकी वजह से इसके भी काफी ये दिक्कत होती थी। अब पर मैंने कंट्रोल कर दिया है इसका फोन। तो मेरे हिसाब से फोन बहुत कम यूज करना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें सारा काम फोन से हो रहा है, और जितना ज्यादा फोन करेगा तो बच्चा दूर भी हो रहा है अपने घर, फैमिली से, सबसे। तो उसको एक लिमिट में कर देना चाहिए। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा उसके फोन में क्या कर रहा है, अपने फोन में क्या कर रहा है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि कम से कम जितना हो सके और फैमिली को टाइम दिया जाए। न्यूज पार्क में आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक अच्छी खबर। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से अब एक नई सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट खरीद सकेंगे। अभी दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों को फिजिकल टोकन दिया जाता है, लेकिन भविष्य में इनकी जगह केवल क्यूआर कोड वाले टिकट मिलेंगे। फिलहाल फिजिकल टोकन के अलावा यात्री स्टेशन काउंटर से क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट खरीद सकते हैं। इस नई सुविधा को देने के लिए डीएमआरसी ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट को अपग्रेड किया है। शुरुआत में सभी स्टेशनों पर 2 ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट बनाए गए हैं, जिनमें एक एंट्री और दूसरा एग्जिट गेट है। डीएमआरसी के मुताबिक क्यूआर कोड वाले टिकट में गड़बड़ी की आशंका कम है, ज्यादा आसान है और इन्हें जारी करने में समय भी कम लगता है। मई के आखिरी तक दिल्ली मेट्रो में मोबाइल बेस्ड क्यूआर कोड वाले टिकट भी लाने की तैयारी हो रही है। मोबाइल बेस्ड क्यूआर कोड वाले टिकट मिलने से स्टेशन काउंटर पर यात्रियों की भीड़ नहीं लगेगी। डीएमआरसी ने बताया कि इस साल जून के अंत तक सभी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट क्यूआर कोड टिकट के मुताबिक अपग्रेड हो जाएंगे और स्टेशन पर लगी टिकट वेंडिंग मशीन्स भी क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट जारी करना शुरू कर देंगी। फिलहाल क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट के जरिए 2 स्टेशनों के बीच ही सफर कर सकते हैं। अगर यात्री तय स्टेशन से पहले बीच में कहीं उतरता है तो वहां पर उसके लिए गेट नहीं खुलेगा। इस तरह के केस में यात्री को क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट की जगह एक फ्री एग्जिट टिकट जारी किया जाएगा, तब वो स्टेशन से बाहर जा सकेगा। इसी तरह अगर यात्री को अपने तय स्टेशन से आगे जाना है तो उसके लिए यात्री को बढ़ा हुआ किराया चुकाना होगा। उसके बाद उसे एग्जिट टिकट के साथ स्टेशन से बाहर जाने दिया जाएगा। यात्रा के दौरान क्यूआर बेस्ड टिकट की फोटो वैध नहीं मानी जाएगी। अगर कोई यात्री मोबाइल से फोटो खींचकर टिकट के साथ यात्रा करता है तो उस पर डीएमआरसी के नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
और खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की स्वात घाटी लगभग पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ गई है। आपको सीधे लिए चलते हैं हम न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी वर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तुलना एटम बम के क्रिएशन से की है। कंपनी की सालाना बैठक में एआई टेक्नोलॉजी की रैपिड ग्रोथ और इससे दुनिया के बदलने को लेकर चिंता भी जताई। इससे पहले एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जॉफ्री हिंटन भी इसके दुरुपयोग को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग भयावह होती जा रही है। 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड से रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की तरफ से काला सागर के ऊपर यूक्रेन के 22 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया गया है। यही नहीं, यूक्रेन ने रूस पर फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप लगाया है। नागरिक इलाकों में इसके इस्तेमाल को युद्ध अपराध माना जाता है। पाकिस्तान की स्वात घाटी पर एक बार फिर करीब तालिबान के कब्जे की खबर है। पाकिस्तान मिलिट्री मॉनिटर की जारी रिपोर्ट में तालिबान के यहां आतंकी कैंप बनाने की आशंका जताई गई है। 15 साल पहले तालिबान के मुल्ला फजल उल्लाह ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। बाद में अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे से छुड़ाया था। नासा ने न्यूजीलैंड के बेस से 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। रॉकेट के साथ 2 छोटे बॉक्सी सैटेलाइट रॉकेट लैब से विकसित इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किया गया। इन्हें तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बेहतर तरीके से समझने और ट्रैक करने के मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में वक्त से पहले ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। घरों से लेकर पेड़ पौधों तक पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सिडनी से करीब 120 किलोमीटर पश्चिम में ओबेरॉन में जबरदस्त हिमपात हुआ है, जिसका सिडनी तक असर दिख रहा है। चैंपियनशिप फाइनल के लिए ईशान किशन को भारतीय टीम में जगह मिल गई है। तो खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहुल की जगह ईशान किशन भारतीय टीम में किए गए शामिल। लखनऊ के गाना स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में फील्डिंग के दौरान केएल राहुल चोटिल हो गए थे। उनके पैर की सर्जरी होनी है। इसके बाद करीब 1 महीने तक उन्हें आराम करना होगा, जिसके चलते 7 से 11 जून तक होने वाले WTC फाइनल में उनका खेलना मुमकिन नहीं है। आईपीएल के दौरान कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। उमेश यादव और जयदेव उनादकट भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इनके खेलने की उम्मीदें बरकरार हैं, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया है। एशिया कप के आयोजन को लेकर बीसीसीआई को मिला बांग्लादेश और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का साथ। इन दोनों बोर्ड का भी यही कहना है कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में न हो। बीसीसीआई किसी तटस्थ स्थान पर एशिया कप के आयोजन के पक्ष में है, जबकि पीसीबी पाकिस्तान में ही आयोजन के पक्ष में है। महज 48 घंटे में पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट का ताज गंवा दिया। 5 मई को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे जीतकर पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन 7 मई को 5वें वनडे में न्यूजीलैंड से हारने के साथ ही वो वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर जा लौटी और ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर काबिज हो गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों को सलाह देने वाली समिति ने गिरफ्तारी के लिए 15 दिन यानी 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया है।